नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रंप प्रशासन के लगाए टैरिफ और जो भारत अमेरिका ट्रेड डील है उसमें क्या मुश्किलें आ रही हैं उस पर। हमारे पास इस पर एक लेख के कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि ये जो पूरा व्यापार और कानून का उलझा हुआ मामला है ना, उसे समझें, खासकर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये स्थिति असल में दिखाती है कि कैसे सरकार की अपनी शक्ति, पहले से तय व्यापार के नियम और फिर उन नियमों को लागू करवाने वाले कानूनी रास्ते, ये सब आपस में कैसे टकरा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये जो बड़े तारिफ लगाए गए थे, कहीं 10%, कहीं 13.5% तक, और वो भी 100 से ज़्यादा देशों पर, ये तो मतलब जो स्थापित नियम हैं व्यापार के, उनकी सीधी अनदेखी लगती है। यहाँ तक कि वीरान टापुओं पर भी लगा दिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। और देखिए, व्यापार समझौतों में टैरिफ तय होने का एक मकसद होता है। उससे कंपनियों को, कारोबारियों को एक तरह का भरोसा मिलता है ना। हाँ, एक निश्चितता। बिल्कुल। और इन टैरिफ ने उसी भरोसे को तोड़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसको चुनौती किसी बड़े देश ने नहीं दी, बल्कि अमेरिका की ही 5 छोटी कंपनियां थीं। वो गईं अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी USCIT। ये वो खास अमेरिकी अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले देखती है। हाँ, और प्रशासन का तर्क क्या था वहाँ कि भाई व्यापार घाटा इतना बढ़ गया है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस गिनती में उन्होंने सेवाओं को शामिल ही नहीं किया, जैसे डिजिटल सेवाएं, फिनेंस, शिक्षा। अच्छा। या फिर हथियारों की बिक्री से जो अमेरिका कमाता है वो भी नहीं गिना। जैसे भारत के साथ उन्होंने कहा 44.4 अरब डॉलर का घाटा है। हाँ। पर अगर आप सेवाएं और दूसरी चीजें मिला लें तो अनुमान ये है कि अमेरिका असल में भारत के साथ फायदे में है, शायद 35-40 अरब डॉलर के सरप्लस में। अरे, मतलब ये जो व्यापार घाटे का इतना शोर मचता है, वो पूरी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ माल के व्यापार का आंकड़ा होता है ज्यादातर। ये जानना तो बहुत जरूरी था। खैर, तो कोर्ट ने क्या कहा इस पर, USCIT ने? देखिए, USCIT ने 28 मई 2025 को फैसला सुनाया और उन्होंने साफ कहा कि ये टैरिफ लगाने का अधिकार प्रशासन के पास था ही नहीं। कोर्ट ने ये भी चेताया कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल का बहाना बनाकर आप संविधान को ताक पर नहीं रख सकते और न ही राष्ट्रपति अपने आप अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में तय टैरिफ बदल सकते हैं। लेकिन कहानी शायद यहीं खत्म नहीं हुई, है ना? बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन क्या हुआ कि एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। तो नतीजा ये कि फिलहाल वो टैरिफ भी लागू है और ट्रेड डील के लिए दबाव भी बना हुआ है। प्रशासन ने कोर्ट में एक और दलील दी थी कि टैरिफ लगाने से उन्हें बातचीत में, मतलब नेगोशिएशन में फायदा होता है। अच्छा। हाँ, जिसे कोर्ट ने सीधे सीधे गैरकानूनी माना। कहा कि ये कोई वैध कारण नहीं है। पर अभी एक नए बिल की बात सुन रहे हैं, वन बिग ब्यूटीफुल बिल या OBBB। कहा जा रहा है कि ये भविष्य में और भी ऐसे सख्त कदम उठाने की इजाजत दे सकता है। शायद अदालती आदेशों से भी छूट मिल जाए। ये तो थोड़ी चिंताजनक बात है। भारत पे इसका क्या असर दिख रहा है अभी? असर तो दिख रहा है, बातचीत तो चल ही रही है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने स्टील पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। डबल? हाँ, और एल्यूमिनियम पर 10% से 50%। बाप रे। और ये तब हुआ जब भारत ने 2023 में WTO में जो विवाद चल रहा था उसे आपसी सहमति से वापस ले लिया था। मतलब उस सहमति का कोई फायदा नहीं हुआ इस मामले में? लगता तो यही है कि कम से कम ये नए टैरिफ तो नहीं रुके। और एक बात जो कही जा रही थी कि अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है उसका भारत को फायदा मिल सकता है, उस थ्योरी का क्या हुआ? हाँ, उस पे भी अब थोड़े सवाल उठ रहे हैं। 2 हालिया बातें हुई हैं। एक तो अमेरिका और चीन के बीच फिलहाल थोड़ी, कह सकते हैं, शांति सी हो गई है। वो एक दूसरे पर नए टैरिफ नहीं लगा रहे। अच्छा। और दूसरी बात जो शायद भारत के लिए ज्यादा अहम है, अमेरिका ने कथित तौर पर एप्पल को धमकी दी है। एप्पल को? क्यों? कि अगर एप्पल भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो उसके प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में टैरिफ लग सकते हैं। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब मेक इन इंडिया को एक तरह से हतोत्साहित करने जैसा हुआ। हाँ, ये चिंता का विषय तो है ही। तो ऐसी पूरी स्थिति में अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापार समझौता होता है तो भारत को किन बातों का खास ध्यान रखना होगा? ये तो बड़ी कश्मकश वाली सिचुएशन लग रही है। हाँ, बहुत ही सावधानी से, मतलब संतुलन साधना होगा। पहली बात तो ये कि समझौते में ये पक्का हो कि भारत से जो भी सामान अमेरिका जा रहा है उस पर लगे सारे एक्स्ट्रा टैरिफ्स हटें। बिल्कुल। दूसरी बात, जो अमेरिकी कंपनियां यहाँ निवेश कर रही हैं जैसे एप्पल,
उन पर कोई जवाबी टैरिफ न लगे, इस चिंता को दूर करना होगा। हम्म। फिर ये जो ओबीबी एक्ट में बात है ना कि बाहर भेजे जाने वाले पैसों पर 3.5% टैक्स लगेगा, हाँ। ये सुनिश्चित करना होगा कि वो भारतीय नागरिकों पर लागू न हो। और हाँ, H1B वीजा और सेवाओं का व्यापार, जिसमें डेटा फ्लो भी शामिल है, उससे जुड़े मुद्दे भी सुलझने चाहिए। सही। और कोई खास बात? सबसे जरूरी बात शायद ये है कि कोई भी समझौता हो, वो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के तहत भारत की जो प्रतिबद्धताएं हैं, उनके पूरी तरह अनुरूप होना चाहिए। अच्छा। देखिए, हो सकता है अमेरिका आजकल मल्टीलैटरल संस्थाओं को उतनी अहमियत न दे रहा हो, लेकिन भारत के लिए इस अनिश्चित दुनिया में WTO के नियम ही एक तरह का असली सुरक्षा कवच है। तो संक्षेप में कहें तो मामला ये है कि अमेरिका के टैरिफ्स चल रहे हैं, उनको कानूनी चुनौती मिली है, पर वो भी अभी रुकी हुई है, और भारत पर एक ट्रेड डील साइन करने का दबाव लगातार बना हुआ है। बिल्कुल सही। भारत के लिए ये बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का वक्त है। अपने हितों की रक्षा भी करनी है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान भी करना है। और हाँ, ये एक क्षमता भी रखनी होगी कि अगर कोई डील फायदेमंद ना लगे तो उससे पीछे हट सके। ये नहीं कि दबाव में कुछ भी मान लिया। यहाँ एक बात और सोचने लायक है, जो श्रोताओं के लिए भी एक विचार हो सकता है। जब हम देख रहे हैं कि इन टैरिफ्स को अमेरिका के अंदर ही इतनी कानूनी चुनौतियां मिल रही हैं और शायद ये लंबे समय तक टिकी ना पाए, तो क्या भारत के पास असल में मोलभाव करने की गुंजाइश ज्यादा है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या बातचीत के नतीजों पर थोड़ा इंतजार करना, देखना कि ये कानूनी लड़ाई किस करवट बैठती है, क्या वो एक बेहतर रणनीति हो सकती है? ये एक अहम सवाल है।